मेरा नाम शीतल है। मैं पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। ये मेरी कहानी काफ़ी सालों पुरानी कहानी है, जब रात के टाइम पर मेरे घर के बाहर एक सूटकेस रखा हुआ होता था जिसके ऊपर एक पर्ची रखी होती और उस पर्ची में लिखा होता कि तुम इस सूटकेस में अपनी कोई भी कीमती चीज़ रख दो। मैंने उसमें अपनी सोने की अंगूठी उतार कर रख दी। फिर उसके बाद जो हुआ उसको देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब रोज़ यही होने लगा था। मैं अपनी कोई भी कीमती चीज़ उसमें डालती तो बदले में मुझे उसकी डबल चीज़ मिल जाती थी। मैं बहुत खुश होती थी क्योंकि मुझे सोना पहनने का बड़ा शौक था। अब मेरे पास अपनी पर्सनल कोई भी चीज़ नहीं बची थी। मैं अपने पति से तंग आ गई थी, तो मैंने उसे सूटकेस के अंदर बंद कर दिया और उसके बाद जो देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे मेरा पति हर तरफ नज़र आ रहा था। बचपन से ही मैं बहुत ज़िद्दी और घमंडी लड़की रही थी। मुझ में बहुत एटीट्यूड था और मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। जो लड़का भी मुझे देखता था मेरा दीवाना हो जाता था। मुझ जैसी लड़की हमारे पूरे मोहल्ले में नहीं थी। मोहल्ले के सारे लोग मेरी तारीफ़ किया करते थे और अपनी तारीफ़ सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, लेकिन मैंने बड़े गरीब परिवार में जन्म लिया था। मेरे पिताजी के पास एक छोटे से घर के अलावा और कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने मुझे लोगों के पैसे उधार ले लेकर पढ़ाया लिखाया था। मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे, जो मजदूरी होती बस उसी में गुजर बसर हो जाता था। लेकिन मुझे हमेशा अमीर बनने की चाहत थी। मुझे सोना चांदी रुपया पैसा, जिंदगी का सारा ऐशो आराम, इन सब चीज़ों से बड़ा प्यार था। मैं अमीर होना चाहती थी। मैं घर में कोई काम नहीं करती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में चूल्हा चौका करने से मेरी खूबसूरती खराब हो जाए। माँ मुझसे घर के काम करने को बहुत कहती थी, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देती थी। मैं हाई स्कूल पढ़ी हुई थी। हमारी पूरी गली में कोई भी लड़की हाई स्कूल तक नहीं पढ़ी लिखी थी। सिर्फ मैं अकेली थी जिसने हाई स्कूल किया था। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समझती थी, क्योंकि हमारी गली में सारे लोग गरीब ही रहते थे। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। वैसे तो मुझे भी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरी माँ की ज़ोर ज़बरदस्ती ने मुझे हाई स्कूल तक करवा दिया। मेरी माँ तो परेशानियाँ झेलकर मुझे इंटर भी कराना चाहती थी, लेकिन मैंने ही माँ से मना कर दिया कि बस मैं इतना ही पढ़ना चाहती हूँ, इतना ही बहुत है मेरे लिए। अब बस मैं घर में रहकर सारा सारा दिन आराम करती रहती थी, या फिर अपने घर के बराबर में रहने वाली अपनी फ्रेंड मीनाक्षी के पास चली जाती थी। मैं यही सोचती थी कि ये जो मेरे माता पिता का छोटा सा घर है, ये भी तो मेरा ही है, लेकिन जब तक नहीं हो सकता, जब तक मेरे माता पिता जिंदा हैं। मैं और मेरी फ्रेंड मीनाक्षी, हम दोनों एक ही साथ रहते थे, एक दूसरे से अपनी हर अच्छी बुरी बात शेयर करते थे। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। माँ जब भी मुझे घर के किसी काम के लिए कहती तो पिताजी कहते, मेरी बेटी से घर का कोई काम मत करवाया करो, एक दिन विदा होकर अपनी ससुराल चली जाएगी तो वहाँ भी तो मेरी बेटी को जाकर काम ही करना है। मेरे पिताजी के लाड प्यार ने ही तो मुझे सर पर चढ़ा रखा था। मुझे भी अब आज़ाद और आवारा ज़िंदगी गुजारने की आदत पड़ गई थी। जैसा भी था, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। पिताजी तो कुछ नहीं कहते थे, मगर माँ मुझे हमेशा डांटती रहती थी और बातें सुनाती रहती थी कि सारा दिन फिजूल काम करती रहती है, कोई घर का काम भी कर लिया कर। लेकिन मैं अपनी माँ की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान को टाल दिया करती थी। मेरी चाहत थी कि मेरी शादी जिस लड़के से भी हो, वो बहुत अमीर और स्मार्ट हो और उसके घर में नौकर चाकर काम करते हों, उसका बड़ा सा घर हो और बड़ी सी गाड़ी हो, जहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकूं, क्योंकि मैं इस गरीबी भरी ज़िंदगी से तंग आ गई थी। मेरे पिताजी की इतनी मजदूरी नहीं थी जो वो मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते। मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, ब्रांडेड मेकअप इस्तेमाल करूं और मेरी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाए। हमारे मोहल्ले में ही एक लड़का रहता था। वो स्कूल में भी मेरे साथ ही पढ़ा करता था। मेरी फ्रेंड मीनाक्षी का अफेयर उसके साथ चल गया था और उन दोनों की फैमिली को जब इस बारे में पता चला तो उनका रिश्ता भी लगा दिया गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी दोस्त का इतनी जल्दी रिश्ता भी लग सकता है।
क्योंकि उन दोनों ने बहुत कोशिश की थी और इतनी ज़्यादा कोशिश के बाद आखिरकार उन दोनों की शादी होने जा रही थी। लड़का अच्छा था, जबकि मीनाक्षी मेरे जितनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों के परिवार वाले उन दोनों के रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे। वो लड़का कोई काम नहीं करता था, सारा दिन आवारागर्दी करता रहता था, पर वो देखने में बहुत खूबसूरत था। उसके पिता का बड़ा सा घर था और उसके परिवार में सिर्फ उसकी विधवा माँ ही थी, वो भी बीमार रहा करती थी। जो कुछ भी था ले देकर उस लड़के का ही था। यही सोचते हुए मीनाक्षी के घर वालों ने उसका उस लड़के के साथ रिश्ता पक्का कर दिया था, क्योंकि उनकी बेटी को रहने के लिए बड़ा सा घर मिलने वाला था और शायद जब उस लड़के पर शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ती तो वो अपनी आवारागर्दी भी छोड़ देता। 15 दिन बाद मीनाक्षी की शादी फिक्स हो गई थी। उसने अपनी शादी में मुझे भी इनवाइट किया था, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं तो उसके घर के सारे फंक्शंस में जाने वाली थी। लेकिन मेरे पास उसकी शादी में पहनने के लिए कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे और मेरे लिए शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपनी माँ से पैसे मांगे तो उन्होंने हमेशा की तरह मुझे इनकार कर दिया। मुझे पता था कि मेरी माँ मुझे पैसे नहीं देगी, इसीलिए मैंने जब पिताजी घर आए तो उनसे पैसे मांगे। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे थोड़े पैसे दे दिए थे, जिससे मेरा एक सिंपल सा सूट आ सकता था। अब मैं अपनी गली की एक और दोस्त को लेकर मार्केट चली गई थी। मैं अपने लिए एक अच्छा सा सूट लेकर आ गई थी। आज मेरी दोस्त मीनाक्षी का हल्दी का फंक्शन था, जो कि उसके घर पर ही रखा गया था। हम सब दोस्तों ने अपनी दोस्त मीनाक्षी की शादी पर खूब हल्ला गुल्ला किया था। रात सारी मौज मस्ती में गुजर रही थी। आस पड़ोस के लोगों ने इस बात पर ऐतराज़ भी किया था कि लड़कियां छत पर नाच रही हैं, मगर यहाँ सुनता कौन है किसी की। सब अपनी अपनी मर्जियाँ चलाते हैं और वही हमने भी किया था। सारी रात ही हमने छत पर गाने बजाए थे, क्योंकि सबको पता तो चला कि आज हमारी दोस्त की शादी हो रही थी। मेरी दोस्त मीनाक्षी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वैसे तो मेरे ऊपर भी बहुत सारे लड़कों की नज़र थी। मेरी माँ तो मेरी नज़र उतारा करती थी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी और उसके ऊपर से जो मैंने सूट पहना हुआ था वो मुझ पर और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सब लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। माँ का कहना था कि अब वो मेरे लिए भी रिश्ते तलाश करना शुरू कर देगी और मेरी भी जल्द से जल्द शादी कर देंगी। 2-3 लड़के तो माँ देख भी चुकी थी, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया था। कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं शादी कर सकती थी। मेरी चॉइस तो यही थी कि मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो हैंडसम और अमीर हो, लेकिन दोनों क्वालिटीज़ एक ही इंसान में नहीं मिल पा रही थी। मुझे तो सबसे अलग लड़के से शादी करनी थी, जिसे सब देखते ही रह जाते। और उस हल्दी के फंक्शन में मुझे एक इंसान ऐसा नज़र आया था जिसकी निगाह मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी, लेकिन ना जाने वो कहाँ गायब हो गया था। सारे फंक्शन में मैंने उसे बहुत तलाश किया था, क्योंकि मुझे भी वो देखते ही पसंद आ गया था। उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ अलग थी। और फिर शादी वाले दिन वो मुझे दिखाई दे ही गया था और फाइनली उसने मुझे प्रपोज भी कर दिया था। उसने मेरे बारे में अपनी फैमिली को भी बता दिया था। मेरी दोस्त की शादी तो हो गई थी और उसकी शादी ने मुझे सोच में डाल दिया था। वो लड़का मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। दिन रात मेरी आंखों के सामने उसी का चेहरा घूमता रहता था। और फिर एक दिन मैंने अपने माता पिता से कह दिया था कि मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया है, शायद वो मेरे लिए रिश्ता भेज सकता है, क्योंकि उस दिन के बाद मेरा उस लड़के से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। मेरे पास मोबाइल नहीं था, इसलिए मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। मेरे पिताजी तो मेरे इस फैसले पर खुश हो गए थे, क्योंकि अभी तक घर पर जो भी रिश्ता आता था मैं उसे रिजेक्ट कर दिया करती थी। लेकिन माँ कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थी। उनका कहना था कि तुमसे घर के कोई कामकाज तो आते नहीं हैं, ससुराल जाकर तुम हमारा नाम डुबो दोगी। मेरी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें घर का सारा काम सिखाना चाहती हूँ, ताकि उनको भी कुछ आराम की ज़िंदगी मिले जब तक मैं हूँ, उनको थोड़ा आराम दे सकूँ। आखिर कब तक वो खुद ही घर का सारा काम करती रहेंगी। मगर मुझ पर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता था। मुझे तो अपनी मनमानी करने की आदत हो चुकी थी। मुझे अब शादी करनी थी, वो भी उस लड़के से जिसको मैंने अपनी दोस्त की शादी में देखा था। मुझे वो लड़का देखने से ही अमीर लगा था और शक्ल से भी अच्छा था, इसलिए मुझे अब उससे ही शादी करनी थी। मेरे पिता का कहना था कि मैं उस लड़के से कह दूं वो मेरे घर रिश्ता लेकर भेज दे,
लेकिन मेरी माँ थोड़ी कंफ्यूज थी। वो मेरी शादी इस लड़के से करने पर राजी नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, वरना कहीं नहीं करूंगी। माँ ने मोहल्ले में सबसे पूछ लिया था, मगर किसी को भी उस लड़के के घर का कोई एड्रेस नहीं मिल पाया था। तभी मेरे माता पिता थक कर अब खामोश हो गए थे। मेरे माता पिता ने कह दिया था कि अब हम तुम्हारी कहीं और शादी करवा देंगे, मगर मुझे तो एक जिद लगी हुई थी कि मुझे उसी लड़के के साथ शादी करनी थी। ये बात तो मैंने उसी दिन उसको देखकर ही सोच ली थी, और उस लड़के ने मुझे प्रपोज किया था तो दोबारा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की थी। न जाने उस लड़के में ऐसा क्या था जो मैं उसको देखते ही दीवानी हो गई थी। काफ़ी कोशिश के बाद मुझे उस लड़के के बारे में पता चला तो मैंने अपने पिता को उस लड़के के घर पर भेज दिया। मेरे पिताजी ने बताया कि उस लड़के की माँ है जो कि विधवा है, उसके पिता नहीं है और आती जाती भी नहीं है। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। लड़का तो मेरे पिताजी को भी बहुत पसंद आया था और उन्होंने माँ को भी मना ही लिया था। अब मेरे माता पिता उस लड़के के घर जाकर रिश्ता पक्का कर कर आ गए थे। मैंने अपने माता पिता से शादी जल्दी करने के लिए कहा था, क्योंकि मैं अब इस गरीबी भरी जिंदगी से बहुत बोर हो गई थी, और उस लड़के की माँ को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, और जल्दी ही हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। माँ के कई बार कहने पर भी मैंने पिताजी से लड़के के बारे में छानबीन निकालने के लिए नहीं जाने दिया था, और बस शादी करने के लिए ही कहा था। और अब शादी की तैयारियां घर में शुरू हो गई थी। मेरी माँ ने मेरे दहेज के लिए काफ़ी कुछ इकट्ठा किया हुआ था, लेकिन मुझे तो ओल्ड फैशन सामान नहीं चाहिए था। इसीलिए मैंने अपने पिता से कहकर नया सामान मंगवाया था, और सारा सामान मेरी मर्जी का ही था। मेरे पिताजी ने घर के कागज़ गिरवी रखकर मेरी शादी के लिए लोन ले लिया था, और उन्हीं पैसों से मेरी शादी हो रही थी, और हर चीज़ एक से एक बढ़कर थी। देखने वाले भी मेरे दहेज की तारीफ कर रहे थे कि इतने गरीब आदमी ने अपनी बेटी का कितना अच्छा दहेज इकट्ठा किया था। आखिर मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, वो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते थे। मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया करते थे। लेकिन माँ बड़ी सोच समझकर चलती थी। वो तो पिताजी को घर के पेपर्स भी गिरवी रखने के लिए मना कर रही थी। लेकिन मेरे पिताजी का कहना था कि मेरा सब कुछ मेरी बेटी का ही तो है, मेरी एक ही तो बेटी है, मैं इसके लिए नहीं करूं तो फिर किसके लिए करूंगा। माँ ने तो बहुत कोशिश की थी कि वो पिताजी से कम ही पैसे खर्च करवाए, मगर पिताजी हमेशा मेरा ही साथ दिया करते थे, और अब भी उन्होंने मेरा ही साथ दिया था। और मेरे पिताजी के सामने माँ की नहीं चलती थी, इसलिए उनको पिताजी की सारी बातें माननी पड़ती थी। मेरी शादी पर मेरे पिताजी का बहुत खर्चा हुआ था, लेकिन मेरी खुशी के लिए उन्हें यह सारा खर्च बर्दाश्त करना पड़ा था। शादी खूब धूमधाम से हुई थी, और मैं विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। मगर अपनी ससुराल और अपना पति देखकर मैं बड़ी हैरान रह गई थी कि ये वो लड़का नहीं था जिसको मैंने पसंद किया था, और ना ही ये वो था जिसने मुझे प्रपोज किया था। मुझे तो उस लड़के के साथ शादी करनी थी। आखिर ये कौन है? लेकिन आज रणवीर को अपने सामने देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। रणवीर वो लड़का था जिसके साथ मेरी अब शादी हुई थी। मैंने जल्दबाजी में गलत कदम उठा लिया था, और फिर मेरा ससुराल का घर भी बहुत छोटा था। मेरी चाहत तो कुछ और थी। अब मुझे अपने पति से नफरत होने लगी थी। मैं अपनी माँ से भी अब कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि जल्दी तो मैंने ही की थी। मुझे रणवीर से कोई प्यार नहीं था, वो तो एक धोखा था, और मैं रणवीर से दूर दूर रहती थी। मैं उससे बात भी नहीं करती थी, और यहाँ आकर तो मैं और भी ज़्यादा मुसीबत में फंस गई थी। मेरी सास बीमार रहती थी, और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, जबकि मुझसे कोई काम नहीं आता था। मैंने अपने मायके में तो हमेशा कोई काम किया ही नहीं था, और यहाँ पर मुझे रणवीर से बचने के लिए किसी न किसी काम में बिजी होना पड़ता था। मैंने अपने माता पिता को अभी तक ये बात नहीं बताई थी, जबकि मेरी शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था। मुझे पता था जब मेरी माँ को ये बात पता चलेगी तो वह हैरान हो जाएंगी, इसीलिए मैंने उनको बताना ठीक नहीं समझा। अब मुझे एहसास हो रहा था कि गलती मेरी ही थी। मुझे पहले लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेनी चाहिए थी। मैंने सोचा था कि कुछ टाइम गुजरने के बाद मैं अपने पति से तलाक ले लूँगी। रणवीर जब भी मेरे करीब आने की कोशिश करता था, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे दूर हो जाती थी।
ये सच था कि वो मुझे सच में बहुत प्यार करता था। उसके हर एक्सप्रेशन में मुझे मेरे लिए प्यार नजर आता था। मगर उस वक्त मुझे मोहब्बत नहीं चाहिए थी। मुझे तो दुनिया का ऐशो आराम चाहिए था। वो भी एक ऐसे लड़के का तो बिल्कुल भी नहीं जो मेरे साथ खड़े होकर अच्छा भी नहीं लगता था। मैं उससे ज्यादा बेहतर थी। सारे मोहल्ले के लड़के मुझे पसंद किया करते थे। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने शादी भी की तो इस बदशक्ल रणवीर से की। मैं इससे भी अच्छा लड़का डिजर्व करती थी। अब मुझे खुद के किए हुए इस फैसले पर बहुत गुस्सा आता था कि अगर मैंने तब होश से काम लिया होता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। मुझे रणवीर से दिन ब दिन नफरत होने लगी थी। मैं उसको अपने पास जब भी देखती थी मुझे यही लगता था कि ये मुझे डिजर्व नहीं करता। मुझे इससे भी ज्यादा बेहतर लड़का मिल सकता था। उसे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं मिल पा रही थी और मैं हमेशा उसके साथ गलत बिहेव करती थी। तब भी वो मेरे साथ बहुत खुश था और मेरे ऐसे बिहेव करने का उस पर कोई असर नहीं होता था। मैं उसके लिए खाना भी नहीं बनाती थी क्योंकि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता था। वो रोज़ होटल से खाना लेकर आता था और वो हर काम करता था जिससे मुझे खुशी मिलती थी। वो ऐसा इसीलिए करता था क्योंकि उस जैसे लड़के को मुझ जैसी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं मिल सकती थी। मगर मैं फिर भी उससे कभी खुश नहीं हुई और हमेशा उससे दूरी बनाए रखती थी और इस बात का एहसास तो उसे भी होता था। मगर वो मुझसे कुछ नहीं कहता था और वो मुझसे यही कहता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और हमेशा मेरा साथ देगा। धीरे धीरे दिन गुजरते चले जा रहे थे। जब एक दिन रात के 12 बजे के टाइम पर मेरा पति सो चुका था और घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं उसको बंद करने के लिए जा रही थी। तभी मैंने देखा कि हमारे घर के दरवाजे पर एक बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ होता था और उसके ऊपर एक पर्ची रखी हुई थी। मुझे लगा शायद ये मेरे पति के लिए और कोई यहाँ पर छोड़कर गया होगा। मैंने उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि अपनी एक कीमती चीज़ इसके ऊपर रख दो और फिर यहाँ से चली जाओ। सुबह आकर इसको खोल कर देखना। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है इस तरह से। मैं अपनी कोई कीमती चीज़ अगर इस पर रख कर चली जाऊंगी तो वो चोरी भी हो सकती है। मगर फिर कुछ सोचकर मैंने अपनी सोने की अंगूठी उंगली से उतारकर उस सूटकेस के ऊपर रख दी। वो अंगूठी मेरी माँ ने मुझे शादी पर दी थी। आज मुझे अपनी किस्मत आजमानी थी और देखना था कि अंगूठी सूटकेस के ऊपर रखने के बाद क्या होता है। और फिर अंगूठी का क्या था? अगर चली भी जाती तो मैं अपने पति से मंगवा लेती क्योंकि वो तो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था और शायद ऐसा मौका कभी मुझे दोबारा नहीं मिलता। मैंने अपनी अंगूठी उतारकर सूटकेस के ऊपर रख दी थी और वो पर्ची भी सूटकेस के ऊपर ही रखी थी। पर्ची में लिखा हुआ था कि सूटकेस को खोलने की कोशिश मत करना वरना हमारे किए हुए जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। अपनी अंगूठी रखते ही मैं घर के अंदर आ गई थी और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था और अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गई थी। मुझे एक्साइटमेंट की वजह से सारी रात नींद नहीं आई थी। जैसे ही सुबह के 6 बजे मैं फ़ौरन ही घर का दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई क्योंकि सारी रात मेरी इंतज़ार में ही गुजर गई थी। मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई थी। मैंने सोचा कि शायद ऐसा न हो मुझे कुछ न मिले। जब मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर गई तो सूटकेस अपनी जगह पर ही रखा हुआ था, लेकिन मेरी अंगूठी सूटकेस के ऊपर नहीं थी और ना ही वो पर्ची वहाँ पर थी। मैंने जैसे ही सूटकेस को खोल कर देखा तो मैं हैरान रह गई थी कि उसके अंदर एक अंगूठी नहीं बल्कि सोने की 2-2 अंगूठियाँ रखी हुई थी। बाकी इतने बड़े सूटकेस के अंदर कुछ भी नहीं था। मैं तो बहुत खुश हो गई थी और वो दोनों अंगूठियाँ अपने घर के अंदर लेकर आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अंगूठियाँ डबल कैसे हो गईं। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, मगर अंगूठी बिल्कुल असली थी और सोने की थी। मैंने अपनी अंगूठी को उंगली में पहन लिया और दूसरी अंगूठी को अलमारी में रख दिया। इस तरह से तो मैं और भी ज़्यादा अमीर हो सकती थी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। अगली रात फिर से रात के 12 बजे के टाइम पर जब मैं घर का दरवाज़ा बंद करने के लिए गई तो फिर से उसी जगह पर वो सूटकेस रखा हुआ था और वैसे ही उस पर छोटी सी पर्ची भी रखी हुई थी और कल की तरह ही सब कुछ लिखा हुआ था। अब मुझे उस सूटकेस पर पूरा यकीन हो गया था। तभी मैं वापस घर के अंदर आ गई और अपनी अलमारी से अपनी एक सोने की लौंग लाकर उस सूटकेस के ऊपर रख दी। अब मैं रोज़ ही ऐसा करने लगी थी। जब भी मैं सूटकेस के ऊपर कोई चीज़ रखती, सुबह को वो मुझे सूटकेस के अंदर नज़र आती थी
और वो चीज़ डबल हो जाती थी। इस तरह से मेरे पास काफ़ी सारा सोना इकट्ठा हो गया था और मैं उसके अंदर कोई ना कोई अपनी कीमती चीज़ डाल देती। सोना ही नहीं बल्कि मैं अपने थोड़े बहुत पैसे भी उसमें डाल दिया करती थी, जो मुझे सुबह को डबल हुए मिलते थे। ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि इसमें मेरा ही फ़ायदा हो रहा था। मैं रोज़ घर से शॉपिंग करने के लिए निकल जाती थी और उन पैसों से पार्लर भी जाती थी। धीरे धीरे मेरे सपने पूरे होने लगे थे, लेकिन एक एक करके मेरी जितनी भी कीमती चीज़ थी वो सारी मेरे पास से ख़त्म हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब इस सूटकेस में क्या डालूं, और दूसरी तरफ मुझे रणवीर से भी अपनी जान छुड़ानी थी। इसलिए एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सूटकेस के अंदर किसी दिन अपने पति को ही बंद कर दूं। इससे मेरा भी काम हो जाएगा और मेरी जान भी छूट जाएगी। वैसे भी मैं अब उससे तंग आ गई थी। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मुझे ये आइडिया अच्छा लगा था और मैंने एक दिन रात को अपने पति के लिए चाय बनाई और उसमें नींद की दवाई मिला दी ताकि वो रात को गहरी नींद में सो सके। और उसके सोने के बाद मैं उसको घसीटती हुई दरवाजे तक लेकर आई और किसी तरह से उसको सूटकेस के अंदर बंद कर दिया और दरवाज़ा बंद करके मैं अपने कमरे में आकर सो गई थी। वैसे हर कीमती चीज़ सूटकेस के ऊपर रखी जाती थी, लेकिन मैंने अपने पति को सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था। सूटकेस के अंदर कुछ नहीं था, वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था जब मैंने अपने पति को उसके अंदर बंद किया था। सूटकेस बहुत बड़ा था, इसलिए मेरा पति उसमें आसानी से आ गया था। अगली सुबह जब मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो वो सूटकेस हमारे दरवाजे पर ही मौजूद था। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि कहीं मैंने रणवीर के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन मैंने सूटकेस खोला तो वो खाली पड़ा हुआ था। आज उसके अंदर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। मैं परेशान हो गई थी और उस सूटकेस को वहीं छोड़कर जैसे ही मैं अपने कमरे में आई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। रणवीर अचानक ही कहीं से बेड पर लेटा हुआ सो रहा था, जबकि रात को मैंने रणवीर को खुद उस सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था। वो सूटकेस से निकलकर कमरे के अंदर कैसे आया था? मैं रणवीर को सूटकेस के अंदर बंद करके बहुत ज़्यादा खुश हुई थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब सुकून आने वाला था, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने बेड पर लेटा हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं दूसरी शादी कर लूँगी और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता था क्योंकि मैंने रणवीर को अपने रास्ते से हटा दिया था और मुझे अपने रास्ते से उसको हटाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। मैं गुस्से से अपने किचन में चली गई, लेकिन जैसे ही मैं किचन में आई तो मैंने रणवीर को बाहर आंगन में बैठा हुआ देखा। अभी तो मैं रणवीर को कमरे में देखकर आ रही थी और अब वो आंगन में कैसे आ गया था। अब मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। हर तरफ मुझे रणवीर दिखाई दे रहा था। आखिर वो सूटकेस से बाहर कैसे निकलकर आ गया था? जो भी था, रणवीर ऐसे जिंदा और बाहर कैसे? हर तरफ मुझे नजर आ रहा था। मैंने नोटिस किया था कि एक रणवीर को मैंने कमरे के अंदर देखा था और एक बाहर आंगन में बैठा हुआ था। इसका मतलब सूटकेस के अंदर रणवीर को बंद करने से रणवीर भी डबल हो गया था। और मेरी जान तो जब निकली जब मैंने अपनी अलमारी के अंदर उन सारी चीज़ों को चेक किया जो मुझे डबल होने के बाद सूटकेस से मिली थी। वो सारी चीज़ अपनी जगह से गायब हो गई थी। जो भी मुझे सूटकेस से मिला वो सब घर में मौजूद नहीं था। मैं खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी और मैं डर की वजह से अपनी माँ के घर जाने के लिए घर से बाहर निकल गई थी, लेकिन दरवाजे पर वो सूटकेस मौजूद नहीं था। मैं अपनी माँ के घर पर भी परेशान हो रही थी और मैंने उनको कोई भी बात नहीं बताई थी। जब रात को मैं अपनी माँ के घर से वापस आ गई तो रात के 12 बजे मैं ये देखने के लिए दरवाजे पर गई कि सूटकेस अब दरवाजे पर है या नहीं, लेकिन सूटकेस दरवाजे पर मौजूद नहीं था। जो भी था, मगर उस सूटकेस को तो यहाँ पर होना चाहिए था। अब मुझे लग रहा था कि मैंने बड़ी गलती कर दी थी रणवीर को इस सूटकेस के अंदर बंद करके। शायद इसी वजह से सूटकेस का जादू ख़त्म हो गया था और अब ना तो वो सूटकेस मुझे मिलता था और ना ही घर के अंदर जो सूटकेस से मिला हुआ सामान था वो भी गायब हो गया था। मुझे अपनी अकल पर अफसोस हो रहा था कि रणवीर से जान छुड़ाने के चक्कर में मैंने अपना नुकसान कर लिया था। इस बात पर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैं एक बात तो भूल ही गई थी। जब मैं अपनी माँ के घर गई थी तो मेरी पड़ोस में रहने वाली मेरी दोस्त मीनाक्षी की बहन ने मुझे जितना भी अपना कीमती सामान दिया था सूटकेस में डालने के लिए,
वो मुझसे वापस मांग रही थी, क्योंकि जब मेरे पास सामान ख़त्म हो गया था तो मैंने मीनाक्षी की बहन से उसका कीमती सामान मांग लिया था। तब जाकर मुझे एहसास हुआ था कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। मुझे किसी दूसरे से सामान लेकर ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने अपनी दोस्त की बहन को भी ये बात बता दी थी और कहा था कि तुम मुझे अपना कीमती सामान दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मैंने सोचा था कि उनके सामान के बदले थोड़े पैसे उसे ज़्यादा दे दूंगी और जो सामान डबल होता है वो खुद मैं रख लूंगी। यही सोचकर मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। जो भी मुझे मिला था वो भी मेरे हाथ से निकल गया था, बल्कि मुझे और ज़्यादा नुकसान हो गया था। और अब मीनाक्षी की बहन मुझसे अपना बदला हुआ सामान मांग रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं उसको क्या जवाब दूं। मैं उससे 2-3 दिन का टाइम लेकर आई थी। जब मैं घर पर आई तो सामने ही रणवीर बैठा हुआ था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और पूछने लगा कि घर पर माँ पिताजी कैसे हैं। वैसे तो वो ऐसे अनजान बन रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे ये जानना था कि उस सूटकेस के अंदर बंद करने के बाद उसके साथ क्या हुआ था और उसके बाद वो सूटकेस कहाँ चला गया था। मगर मैं उससे कैसे पूछती ये बात, मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मुझे कंफ्यूज होते हुए देखकर उसने खुद मुझसे पूछ लिया था कि आखिर क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। परेशानी तो मैं उसे बताना चाह रही थी, लेकिन बता ही नहीं पा रही थी। उसके जवाब में मैंने कह दिया था कि कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। और उसके बाद मैं किसी काम में बिजी हो गई थी। क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान हो रही थी। घर में रहती तो रणवीर मुझे नजर आता था और अपनी माँ के घर जाती तो वहाँ पर मीनाक्षी की बहन भी रहती थी, जो मुझसे सामान मांग रही थी। मेरी जिंदगी तो परेशानियों में उलझकर रह गई थी। आखिर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अब तो 2 दिन भी पूरे हो गए थे और मीनाक्षी की बहन ने मुझसे मेरे घर आने के लिए बोल दिया था, अपना सामान लेने के लिए। अब मैं उसको क्या बताती कि सारा सामान गायब हो गया है। अब मैं उसके पैसे कैसे वापस करती। मैं अपने माता पिता से भी कुछ नहीं मांग सकती थी, क्योंकि वो तो पहले ही मेरी शादी के कर्ज में डूबे हुए थे और मेरे पास ऐसी कोई कीमती चीज़ भी नहीं थी जिसे बेचकर मैं उनको पैसे दे सकती थी। सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अपनी की हुई गलती याद आ रही थी कि मैंने क्यों रणवीर को सूटकेस में बंद कर दिया। अगर मैं उसको सूटकेस में बंद नहीं करती तो शायद आज ऐसा नहीं होता। उससे जान छुड़ाने के चक्कर में मैंने खुद को मुसीबत में डाल दिया था और अब इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं इतना परेशान रहने लगी थी कि रणवीर को भी कुछ नहीं कहती थी। उसे भी मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया था। रणवीर भी अब मुझसे काम की बात ही किया करता था। उसे लगता था कि मैं किसी बात को लेकर ज़रूर परेशान हूँ। एक दिन मैं बैठी हुई थी और वो मेरे बराबर में बैठकर मुझसे कहने लगा, तुम क्यों परेशान हो? उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्या पता मैं तुम्हारी इस परेशानी में तुम्हारा साथ दे सकूं। मैं उसको कुछ भी बताना नहीं चाह रही थी, मगर जब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे मोहब्बत करता है तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुम उस दिन यहाँ पर कैसे आ गए थे। मैंने उसको सारी बात बता दी थी कि किस तरह मुझे एक सूटकेस मिला करता था और मैं उसमें अपना कीमती सामान डालती थी जिससे वो डबल हो जाता था। इसीलिए मैंने अपनी दोस्त की बहन से भी उसका ज़रूरी सामान लेकर उसमें डाल दिया था, ताकि मैं उसको सामान के बदले कुछ पैसे दे सकूं और सामान अपने पास रख लूं। मगर तुमसे जान छुड़ाने की खातिर मैंने तुम्हें उस सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था और उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया था। ये सारी बात सुनकर रणवीर खामोश हो गया और कुछ देर के बाद बोला, क्या तुम मुझसे सच में नफरत करती हो कि मुझसे जान छुड़ाने के लिए तुमने मुझे सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था? उसके सवाल करने पर मैं खामोश हो गई थी और मेरे पास खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं कितनी गलत थी। मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मुझे रणवीर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा मैंने किया था। इससे पहले मैं रणवीर से माफ़ी मांगती। जो उसने बताया वो सुनकर तो मैं चौंक गई थी कि ये सब उसने मेरी माँ के साथ मिलकर किया है। उसकी माँ ने रिश्ता लगाने पर रणवीर को बता दिया था कि मुझे किस तरह के लड़के पसंद हैं और मैं अमीर लड़कों से शादी करना चाहती हूँ। ये सब मेरी माँ की प्लानिंग थी, जो उन्होंने मेरी शादी रणवीर के साथ करवाने के लिए ही की थी। वो मेरे दिल से
पैसों का लालच निकालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने रणवीर के साथ मिलकर ऐसा किया था। रणवीर ने बताया कि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था, और आज एक सच्चाई जो मैंने तुमसे काफ़ी दिनों से छुपाई हुई है वो ये है कि मैं ही वो सूटकेस बाहर रखता था पीछे के दरवाजे से निकलकर, और मैं बहुत अमीर हूँ, मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। मुझे तुम पसंद आ गई थी, मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने बताया कि तुमने किसी और लड़के को पसंद किया हुआ है और तुम उसी लड़के से शादी करना चाहती हो। जब तुमने अपने माता पिता को उस लड़के का एड्रेस बताया तो तुम्हारे माता पिता मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए थे और तुम्हें बताया कि मैं वही लड़का हूँ जिसने तुम्हें प्रपोज किया था, और उन्होंने बताया कि तुम मुझे रिजेक्ट कर सकती हो क्योंकि मैं देखने में स्मार्ट नहीं हूँ। तुम्हें सिर्फ अमीर लड़का ही नहीं बल्कि स्मार्ट लड़का भी चाहिए था। मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाना चाहता था, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। मैं चाहता था कि मैं गरीब बनकर भी तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूं, तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास होगा। मैं वो सूटकेस बाहर रख देता और तुम्हारी हर चीज़ को डबल कर देता था, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे नींद की दवाई देकर उस सूटकेस के अंदर बंद कर दिया था, मुझे उस दिन एहसास हो गया था कि मैं कभी तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं जगा पाया। मैं लाख कोशिश करने के बाद भी नाकामयाब रहा, क्योंकि अभी तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत ही भरी हुई थी। गरीब होते हुए भी मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। तुम्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं बहुत अमीर हूँ और एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। ये सारी चीज़ मैं ही तुम्हें दिया करता था, और मैंने ही वो सारी चीज़ें उस दिन घर से गायब कर दी थी। उसने मुझे एक बैग दिया और कहा कि ये लो तुम्हारी सारी चीज़ें, तुम ये अपनी दोस्त की बहन को वापस कर दो। उसके बाद वो अपनी जगह से उठा और कहने लगा कि मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर शायद तुम मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें अब मुझसे जान छुड़ाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो खुद ही अपनी माँ को लेकर यहाँ से चला जाएगा अपने असली घर में, और ये मकान तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ। ये मेरा घर नहीं है बल्कि ये मेरी बहन का घर है। कुछ महीने पहले मेरी बहन की मौत हो गई थी और ये घर मेरी बहन के नाम था। उसकी बहन के पति ने इस घर को गिरवी रख दिया था, जो कि रणवीर ने छुड़ाकर अपने नाम करवा लिया था, और अब वो ये घर मेरे नाम करने को कह रहा था क्योंकि मुझे पैसों का बहुत लालच था। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया था और मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। मैं उठी और अपनी दोस्त की बहन को सारा सामान वापस कर कर आई। मैं अपनी माँ के पास भी गई थी और उनको बताया कि आप रणवीर के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही थी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें हीरे की पहचान कराना चाहती थी। अगर रणवीर की शक्ल अच्छी नहीं है तो उसका दिल तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। तुमने कभी उसकी कदर नहीं की। तुमने उसकी कदर इसलिए नहीं की क्योंकि वो अमीर और खूबसूरत नहीं था। वो अमीरी और खूबसूरती का लालच निकालने के लिए ही तुम्हारी खातिर गरीब बन गया था, लेकिन तुमने उसकी फिर भी कदर नहीं की। माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने रणवीर के साथ सच में बहुत गलत किया था। उसको अभी भी मेरा ही ख्याल था, तभी तो वो अपनी बहन का घर मेरे नाम करके चला गया था। वो मुझसे कितना प्यार करता था और मैंने उसके प्यार की कदर नहीं की। वो चाहता तो मुझे और अच्छा सबक सिखा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने मेरा ही फ़ायदा देखा। अब मुझे एहसास हो गया था कि मैं कितनी गलत थी। मुझे रणवीर से माफ़ी मांगनी थी। मैं फ़ौरन अपने कमरे से उठी और उससे माफ़ी मांगने के लिए उसकी माँ के कमरे में गई। वो अपनी माँ का सामान पैक कर रहा था। वो इस घर से जाना चाहता था। मैंने उसको रोक लिया और उससे माफ़ी मांगी। मैंने उसको यकीन दिलाया कि आज के बाद मैं कभी भी अपने मन में लालच नहीं रखूंगी, और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना आए तो मैं सारी ज़िंदगी इस घर में ही गरीब रणवीर की पत्नी बनकर गुजार दूंगी, क्योंकि मैं अब कुछ भी करके रणवीर का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे अब सिर्फ उससे मोहब्बत थी। मुझे नहीं पता था कि मुझसे भी कोई इतनी मोहब्बत कर सकता है कि वो मेरी ही खुशी की खातिर सब कुछ जानते हुए भी सहन करता गया। मैंने रणवीर से कहा, मैं कसम खाती हूँ, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए।
ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी हकीकत का पता चल गया, बल्कि इसलिए कह रही हूँ मुझे तुम्हारी मोहब्बत का अंदाज़ा हो गया। मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ और शायद मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह पाऊंगी। रणवीर ने जो घर के पेपर्स मेरे हाथ में दिए थे और उस घर को मेरे नाम कर दिया था, वो पेपर्स मैंने फाड़ कर फेंक दिए। रणवीर ने मुझे माफ़ कर दिया था और रणवीर की माँ ने भी। रणवीर को समझाया था कि बहू को समझ आ गई है, बस अब इसको तंग ना करो। रणवीर ने मेरे ऊपर से खूबसूरती का और अमीरी का घमंड उतार दिया था। आज मेरी शादी को 10 साल हो गए। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और मेरे पास 2 बेटे भी हैं। मेरे पति दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। मुझे दुनिया के ऐश की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने पति के प्यार की ज़रूरत है। इसलिए तो कहते हैं कि लोगों की कदर करना सीखो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।